अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास साइज़ एनालिसिस एंड सेपरेशन। ठीक है, तो पाउडर के मुख्तलिफ ग्रेड्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स और USP स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारे पास BP स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ जो है पार्टिकल्स कौन सी सीव के थ्रू क्रॉस करेंगे तो हम उनको कौन से पार्टिकल्स कहते हैं। सबसे पहला कोर्स पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे हैं जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स जो है ना वो सीव नंबर 10 से क्रॉस कर जाएं, जबकि सीव नंबर 44 के थ्रू जो है 40% से ज़्यादा पार्टिकल्स क्रॉस नहीं करने चाहिए, तो उसे हम कहेंगे कोर्स पार्टिकल। सेकंड, मॉडरेटरी कोर्स, ये हमारे पास कौन से पार्टिकल हैं जो सीव नंबर 22 के थ्रू सारे के सारे पार्टिकल्स क्रॉस कर जाएं, जबकि सीव नंबर 60 के थ्रू 40% से ज़्यादा पार्टिकल्स क्रॉस नहीं करने चाहिए, तो उन्हें हम कहेंगे मॉडरेटली कोर्स पार्टिकल। इसके अलावा मॉडरेटली फाइन जो है हमारे पास, ये सीव नंबर 44 के थ्रू सारे के सारे पार्टिकल्स क्रॉस कर जाएंगे, जबकि सीव नंबर 85 के थ्रू 40% से ज़्यादा पार्टिकल्स क्रॉस नहीं करने चाहिए। फाइन पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे हैं जो सीव नंबर 85 के थ्रू सबके सब क्रॉस कर जाएं, जबकि वेरी फाइन पार्टिकल्स ऐसे हैं जो सीव नंबर 120 के थ्रू सब पार्टिकल्स क्रॉस कर जाएं। ये हमारे पास है ब्रिटिश फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा USP स्टैंडर्ड्स में हम देखें तो दो लिस्ट है हमारे पास। एक वेजिटेबल ड्रग्स में हमारे पास वेरी कोर्स पार्टिकल्स वो होंगे जो सीव नंबर 8 से सबके सब पार्टिकल्स क्रॉस कर जाएं, जबकि सीव नंबर 60 से 20% से ज़्यादा पार्टिकल्स क्रॉस नहीं करें। इसके अलावा मॉडरेटली कोर्स हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सीव नंबर 20 से सारे पार्टिकल्स क्रॉस कर जाएं, जबकि सीव नंबर 60 से 40% से ज़्यादा पार्टिकल्स क्रॉस नहीं करने चाहिए। इसके अलावा मॉडरेटली फाइन हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सीव नंबर 40 के थ्रू सबके सब क्रॉस कर जाएं, जबकि सीव नंबर 80 के थ्रू 40% से ज़्यादा क्रॉस नहीं करने चाहिए। फाइन पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे हैं जो सीव नंबर 60 के थ्रू सब क्रॉस कर जाएं, जबकि सीव नंबर 100 के थ्रू 40% से ज़्यादा पार्टिकल्स क्रॉस नहीं करने चाहिए। जबकि वेरी फाइन पार्टिकल्स हमारे पास वो हैं जो 80 नंबर सीव से सबके सब पार्टिकल्स क्रॉस कर जाएं। तो ये USP स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारे पास वेजिटेबल ड्रग्स की मुख्तलिफ ग्रेड ऑफ पाउडर्स हैं। जबकि हम अगर USP स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग केमिकल्स देखें, केमिकल्स में हमारे पास कोर्स पार्टिकल्स ऐसे हैं जो सीव नंबर 20 के थ्रू सबके सब क्रॉस कर जाएं, जबकि सीव नंबर 40 के थ्रू 60% से ज़्यादा क्रॉस नहीं करने चाहिए। इसके अलावा मॉडरेटली कोर्स हमारे पास ऐसे हैं जो सीव नंबर 40 के थ्रू सबके सब क्रॉस कर जाएं, जबकि सीव नंबर 60 के थ्रू 60% से ज़्यादा पार्टिकल्स क्रॉस नहीं करने चाहिए। फाइन पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे हैं जो सीव नंबर 80 के थ्रू सबके सब क्रॉस कर जाएं, जबकि वेरी फाइन पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे केमिकल्स हैं जो सीव नंबर 120 के थ्रू सबके सब पार्टिकल्स क्रॉस कर जाएं। अब सीव नंबर हम किसे कहते हैं? सीव नंबर का मकसद ये है कि एक अगर हम स्क्वायर इंच लें, 1 इंच हम लेते हैं, उसके अंदर कितने हमारे पास मैश मौजूद हैं, कितने सुराख मौजूद हैं, वो कहलाता है सीव नंबर। ठीक है, सीव नंबर हमारे पास मतलब जितना ज़्यादा होगा तो 1 इंच के अंदर उतने ज़्यादा हमारे पास मैश मौजूद हैं, सुराख मौजूद है, तो जितने ज़्यादा मैश होंगे उतने मतलब वो छोटी साइज़ वाले होंगे। मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं सीव के लिए, कोटेड आयरन यूज़ किया जाता है, जिसको कोट किया जाता है गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू, जिंक की लेयर के थ्रू। इसके अलावा कॉपर वायर को जो है बहुत कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें चांस होता है कि वो मैश टूट जाए, क्योंकि सॉफ्ट होती है हमारे पास कॉपर बहुत। इसके अलावा कॉपर एलॉय वायर्स जो हैं उसमें ब्रास या फास्फो ब्रॉन्ज यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील जो है ना वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए बहुत रिकमेंडेड है, वो यूज़ की जाती है। इसके अलावा आयरन का यूज़ बहुत कम है। नॉन मेटल्स नायलॉन या टेरलिन फाइबर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। सीविंग मेथड अगर हम देखें, मैकेनिकल सीविंग मेथड हमारे पास सबसे पहले एजाइटेशन में फ़र्दर हमारे पास 3 आ जाती हैं। ओसिलेशन में क्या होगा कि हमारे पास सीव जो है ना वो बैक एंड फ्रो मूव करेगी, जिस तरह झूला आगे और पीछे मूव कर रहा होता है, इसी तरह जो है हमारे पास सीव जो है वो ओसिलेट कर रही होगी बैक एंड फ्रो। इसके अलावा सेकंड, वाइब्रेशन में मैश जो है ना वो हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल डिवाइस की मदद से वाइब्रेट कर रही होगी। थर्ड, गायरेशन में क्या होगा, सीव जो है ना वो रबड़ के ऊपर माउंटेड की गई होगी और फिर उसको जो है ना एक फ्लाई व्हील के साथ कनेक्ट किया गया होगा। फिर सीव को जो है रोटरी मोशन दी जाती है थोड़ी एम्पलीट्यूड के लिए, तो उस स्पिनिंग मोशन की वजह से जो है पार्टिकल्स को स्पिन मिल रही होती है।
इसके अलावा सेकंड हमारे पास मैकेनिकल सीविंग मेथड है ब्रशिंग मेथड। ब्रशिंग मेथड में क्या होता है कि ब्रश जो है वो यूज़ किया जाता है पार्टिकल्स को मूव करने के लिए, जो सीव के सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स को मूव कर रहा होता है। थर्ड हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल मेथड। सेंट्रीफ्यूगल मेथड में क्या किया जाता है कि एक वर्टिकल सिलेंडर यूज़ किया जाता है, हाई स्पीड रोटर उसके इनसाइड लगाया जाता है सिलेंडर के। सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड जो है ना वो हमारे पास रिलाई कर रहा होता है कि पार्टिकल किस स्पीड के साथ या किस रेट के साथ सेटल डाउन हो रहे हैं, ठीक है, सेडिमेंट बना रहे हैं। मीन्स पाउडर जो है वो लिक्विड से कितनी स्पीड में कितने रेट पे सेटल आउट हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारे पास सेडिमेंटेशन मेथड। ये जो है लिमिटेड है, जो हमारे पास साइज़ रेंज है 1 से 16 माइक्रोन मीटर वाले, और इसके अलावा ये एक्सेप्टेबल है 0.5 माइक्रोन मीटर की साइज़ तक। सेंट्रीफ्यूज जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि हमारे पास सेटलिंग स्पीड को एक्सीलरेट किया जाए। सेंट्रीफ्यूज की मदद से जो है सेटलिंग को फर्दर एक्सीलरेट कर दिया जाता है। इक्विपमेंट जो इसमें यूज़ हो रहे होते हैं एडरेसन पाइपेट, इसके अलावा कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन टैंक या जो है साइक्लोन सेपरेटर। सेडिमेंटेशन मेथड्स जो है वो स्टोक्स लॉ यूज़ करते हैं। मींस वो मेनली जो है स्फेरिकल पार्टिकल, जो भी हमारे पास स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली फॉल कर रहे होते हैं कांस्टेंट रेट के दरमियान, तो उसी तरह ये भी जो है स्टोक्स लॉ को अप्लाई करता है। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली आके बैठ रहे होंगे स्फेरिकल पार्टिकल। इसके अलावा ये जो है एग्रीगेट्स के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि एग्रीगेट्स जो है ना वो इंडस्ट्रियल पार्टिकल से भी ज़्यादा तेज़ी से बैठ रहे होंगे। एग्रीगेट होगा तो वो एक बड़ा मालिक्यूल बना लेगा, तो इसी की वजह से वो जल्दी से बैठ जाएगा। डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट भी हम जो है ना यूज़ कर सकते हैं। डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट मतलब क्या है कि वो पार्टिकल्स को सेपरेट आउट रखेंगे, तो पार्टिकल की सेपरेशन के लिए हम जो है डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। एड्रेसन पाइपेट देखें तो डायग्रामेटिकली इस तरह होता है एड्रेसन पाइपेट हमारे पास। इसके अलावा कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है कि एक शैलो टैंक यूज़ किया जाता है जिसमें इनलेट और आउटलेट पाइप लगे हुए होते हैं, ठीक है। पार्टिकल जो है ना वो टैंक के अंदर इंटर होते हैं तो उसमें दो फोर्सेस होते हैं, एक हॉरिजेंटल दूसरा वर्टिकल। हॉरिजेंटल मतलब क्या कि जो फ्लो हो रहा है लिक्विड, जिसकी वजह से पार्टिकल फारवर्ड मूव कर रहे होंगे, जबकि वर्टिकल जो है वो ग्रेविटी की वजह से होगा। ग्रेविटी की वजह से जो है पार्टिकल्स फॉल डाउन होना शुरू होंगे, टैंक के बॉटम में जमा होना शुरू होंगे। अब पार्टिकल की सेटलिंग जो है ना वो पार्टिकल साइज़ पे डिपेंड करती है। मतलब जो कोर्सर पार्टिकल होंगे, बड़ी साइज़ वाले होंगे ना, वो इनलेट के करीब होंगे, जबकि फाइनर पार्टिकल जो छोटी छोटी साइज़ वाले होंगे वो हमारे पास आउटलेट के करीब मौजूद होंगे, ठीक है। ये हमारे पास कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन टैंक की डायग्राम है। इसमें देखें कि एक इनलेट और आउटलेट लगा हुआ है, और उससे जो है हमारे पास मटेरियल जैसे मूव करता है तो वो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज़ गिरता रहता है, सेडिमेंट होता रहता है। साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर में क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल जिसमें एक कोनिकल बेस मौजूद होता है, इसमें सस्पेंशन इंट्रोड्यूस की जाती है टेंजेंशियली, मतलब एक एंगल पे जो है सस्पेंशन इंट्रोड्यूस की जाती है हाई वेलोसिटी में। फिर रोटरी मूवमेंट जो हो रही होती है ना वेसल की, उसकी वजह से साइक्लोन बन जाता है। साइक्लोन जैसे हवा का हमारे पास बन रहा होता है, इसी तरह का एक साइक्लोन वहाँ पे बन जाता है। फ्लूइड रिमूव होता है। सेंट्रल आउटलेट जो टॉप पे मौजूद होती है, वहाँ से जो है फ्लूइड की रिमूवल की जा रही होती है। फिर रोटरी मूवमेंट जो होती है ना साइक्लोन की वजह से, तो पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन पे ऐड करेगा उस रोटरी मूवमेंट की वजह से, ठीक है। फिर वो जो पार्टिकल है मतलब वो वाल की तरफ जाना शुरू होंगे। जो वो साइक्लोन बना उसकी वजह से पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन पे अप्लाई होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या कि वो पार्टिकल जो है वो सेंटर से दूर जाना शुरू होंगे, वाल्स की तरफ। वाल की तरफ जाना शुरू होंगे तो फिर वो जो है वहाँ पे टकराएंगे और फॉल डाउन होना शुरू होंगे, मतलब वो सेटल होना शुरू हो जाएंगे बॉटम में। ये यूज़ किया जा सकता है लिक्विड सस्पेंशन, मगर जो मोस्ट कॉमनली ये जो है ना सॉलिड इन गैस या एयर में जो हमारे पास सॉलिड होता है उनके लिए ये मेथड यूज़ किया जा रहा होता है साइक्लोन सेपरेटर वाला। यहाँ पे जो है ना सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रही होती है रादर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रीवियसली जो हमने टैंक वाला देखा था उसमें हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बैठ रहा था, जबकि यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सेडिमेंटेशन होती है। यह हमारे पास डायग्राम है साइक्लोन सेपरेटर का। इसमें जो है टेंजेंशियल इनलेट दिया हुआ है और ऊपर से फ्लूइड आउटलेट है। इसके अलावा इल्यूट्रिएशन मेथड। इल्यूट्रेशन ऐसा मेथड है जिसमें जो है हमारे पास लिक्विड अपवर्ड मूव करता है, ठीक है।
मतलब इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी जो हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी है ना पार्टिकल की, उससे कम होगी। मीन्स पार्टिकल सेटलिंग वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे वो लिक्विड जो है अपवर्ड मूव कर रहा होता है, ठीक है। फ्लूइड जो है ना वो सेडिमेंटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब पार्टिकल अगर नीचे बैठ रहे होते हैं, सेडिमेंट नीचे आ रहा होता है, तो फ्लूइड जो है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास मूव कर रहा होता है। अपरेटस जो हमारे पास इल्यूट्रेशन मेथड के लिए यूज़ होता है वो सिंपली वर्टिकल कॉलम्स का बना हुआ होता है, जिसमें नीचे की तरफ एक इनलेट दिया हुआ होता है और साथ साथ जो है ना वहीं नीचे जो है सॉलिड पार्टिकल के लिए आउटलेट भी होता है, जबकि सस्पेंशन के लिए आउटलेट जो है वो टॉप ऑफ द कॉलम में मौजूद होता है। अब एक कॉलम में जो है ना 2 ही फ्रैक्शन बन सकते हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा फ्रैक्शन रिक्वायर्ड है तो हम जो है नंबर ऑफ़ ट्यूब इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज़ कर देंगे ताकि एक जो है ट्यूब हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें ताकि हमें मुख्तलिफ़ फ्रैक्शंस मिल सकें। अब ये डायग्राम देखें तो इसमें एक जो है कोर्स पार्टिकल वाला फ्रैक्शन है, दूसरा हमारे पास मीडियम साइज़ पार्टिकल्स वाला है और तीसरा जो है फाइन पार्टिकल्स वाला है। तो इस तरह से हम जो है मुख्तलिफ़ फ्रैक्शंस अलग अलग कर सकते हैं इल्यूट्रिएशन मेथड के थ्रू। माइक्रोस्कोपिक मेथड में जो है ना डायरेक्टली हम पार्टिकल्स को एग्जामाइन और मेयर कर सकते हैं। पार्टिकल साइज़ एनालिसिस का ये भी एक मेथड है। डायरेक्ट मतलब हम इसमें जो है पार्टिकल्स को मेयर कर सकते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो यूज़ की जाती है इसकी स्मॉलेस्ट मेयरेबल लिमिट है 0.2 माइक्रोन मीटर, मगर प्रैक्टिस में अगर हम देखें तो ये जो है 1 माइक्रोन मीटर वाले पार्टिकल्स को मेयर कर रहे होते हैं। ग्रेटर एक्यूरेसी अगर हमें मेजरमेंट की चाहिए तो हम जो है इमेज शेयरिंग आईपीस यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसा स्पेशल आईपीस होता है जिसमें जो है ना सेकंड इमेज भी बन सकती है, ठीक है। सेकंड इमेज ऐसी बनेगी जो हम मूव कर सकते हैं जब तक हमारे पास लेफ़्ट एज जो है ना वो राइट एज तक जाके ना मिल जाए फर्स्ट इमेज के, तब तक हम जो है उसको मूव कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर अगर हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल्स हैं तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं जो हमें मेजरमेंट अप टू 0.01 माइक्रोन मीटर या 10 नैनोमीटर तक दे रहे होते हैं पार्टिकल साइज़। ये भी हम जो है डिटेक्ट कर लेते हैं। कंडक्टिविटी मेथड में हमारे पास एक कोल्टर काउंटर मेथड, ये जो है ना रेजिस्टेंस टू कंडक्शन वाला जो प्रिंसिपल है उसके थ्रू हमें जो है पार्टिकल साइज़ बता रहा होता है। पार्टिकल को सस्पेंड करते हैं एक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फ्लूइड के अंदर, ठीक है। सस्पेंशन फिर जैसे ही फ्लो करती है एक सूटेबल ओपनिंग के थ्रू जो इमर्स की जाती है इलेक्ट्रोड्स के अंदर, ठीक है। दोनों साइड पे मतलब उसमें इलेक्ट्रोड्स कंटेन करेगा वो पार्टिकल, कंसंट्रेशन वहाँ पे मौजूद होगी। अब इस तरह से उसको अरेंज किया जाता है कि एक पार्टिकल जो है ना वो एट अ टाइम क्रॉस कर रहा होता है। जैसे जैसे पार्टिकल पास करेंगे उस विंडो के थ्रू तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही मूव करेंगे तो वो रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। रेजिस्टेंस जैसे ही चेंज होगी मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स के दरमियान तो उसकी वजह से जो है वोल्टेज वहाँ पे पैदा होगी और वोल्टेज पैदा होगी तो वो जो है जाके रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये हमारे पास वाहिद मेथड है जिसमें हम जो है पार्टिकल साइज़ वॉल्यूम में मेयर करते हैं। बाकी सब में हम जो है डायमीटर वगैरह उसमें मेयर कर रहे थे, इसमें हम जो है पार्टिकल साइज़ वॉल्यूम में मेयर करते हैं। इस मेथड के थ्रू जो है हम पार्टिकल साइज़ जो 0.5 से 1000 माइक्रोन मीटर वाले हैं उनकी भी मेयर कर सकते हैं पार्टिकल साइज़। इसके अलावा कैस्केड इम्पैक्टर हमारे पास, इसमें जो है ना ट्यूब हमारे पास लगी हुई होती है बहुत नैरो डायमीटर वाली। पार्टिकल एयर जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है फोर्सिबली हाई स्पीड के साथ और एक फ़िक्स रेट के ऊपर, ठीक है। उन जेट मतलब वो जो जेट लगे हुए हैं ना हमारे पास स्मॉलर ट्यूब, उनके थ्रू हमारे पास ये पार्टिकल्स आ रहे होते हैं। ये हमारे पास कैस्केड इम्पैक्टर की डायग्राम है। इसमें देखें तो इससे जो है हमारे पास आएगा मटेरियल और ये इससे होता हुआ मुख्तलिफ़ पार्ट से गुज़रता है, ठीक है। तो एक पूरी सीरीज़ जेट की लगी हुई है, उनके थ्रू जो है ग्लास स्लाइड से होता हुआ हमारे पास वो एयर और पार्टिकल्स गुजरेंगे। तो जैसे ही पार्टिकल उसमें सस्पेंडेड होते हैं ना तो जैसे जैसे मतलब वो इम्पैक्टर के थ्रू गुजरता रहेगा तो पार्टिकल्स मुख्तलिफ़ इम्पैक्शन की बेसिस पे क्लासीफाई हो रहे होंगे कि उन पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, डिफरेंट स्लाइड के ऊपर। लार्जर जो पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, उससे छोटे पार्टिकल होंगे वो उससे नीचे वाली स्लाइड तक चले जाएंगे, जबकि उससे छोटे पार्टिकल होंगे उन पे और ज़्यादा इम्पैक्ट होगा तो वो और नीचे चले जाएंगे, ठीक है। इससे हमें जो है डिटरमाइन कर सकते हैं पार्टिकल साइज़ जिनका डायमीटर 0.1 से लेके 13 माइक्रोन तक है। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर चैप्टर्स डिस्कस करेंगे।